राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर, एम्स रायपुर से। तो जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, आज है उसकी ये चौथी वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटेरिक फीवर मतलब मोती जरा, और इसको और शब्दों में भी बोलूँ तो इसको ही टाइफाइड बोलते हैं। तो ये वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे वो मेडिकल छात्र हों, चाहे वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो गांव वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी है। कैसे प्रोटोकॉल रखना है, कैसे क्या चीज़ें रखनी है, सारी हम इसमें विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपके पास कोई भी मरीज आएगा तो सबसे पहले आपको क्या है ना, उसको देखना पड़ेगा कि उसको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उससे पूछेंगे जैसे कि आपको क्या है, तो वो आपको बताया है कि मुझे बुखार आ रहा है, थकान हो रही है। और बुखार है ना स्टेप लैडर पैटर्न में बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता है फिर कम हो जाता है। तो ये इसकी चीफ कंप्लेंट्स होंगी, पेट में मरोड़न टाइप की होगी उसको। और जैसे इसमें साफ साफ लिखा है पहले हफ्ते में उसको क्या सिम्टम्स रहेंगे, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। फर्स्ट वीक, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ मलाइज, मतलब उसको थकान रहेगी, उसके बाद हेडेक रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको राइजिंग रेमेटिंग फीवर, जैसे मैंने बताया ना आपको स्टेप वाइज फैशन में रहेगा। स्टेप वाइज मतलब कि धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर कम होगा, ठीक है। विद इनिशियल कॉन्स्टिपेशन, मतलब पहले पहले उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, जैसे पेट साफ नहीं होगा। उसके बाद उसको डायरिया, कफ और कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो ये सिम्टम पहले हफ्ते में मोती जरा में आपको देखने को मिलेंगे, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड, मतलब अगर आप उसका इलाज करा लेंगे पहले हफ्ते में, जो भी पेशेंट होगा वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको थकान हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ के उतर रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, हेडेक हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद भी अगर आप नहीं जा रहे हैं, नहीं ट्रीटमेंट लेना, तो दूसरे हफ्ते में आपको पेशेंट बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। उसमें फिर उसको सस्टेन बहुत हाई टेम्परेचर का बुखार रहेगा। आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर, सस्टेन हाई टेम्परेचर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो ये नीट पीजी में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कोई कंडीशन बताइए। उसमें एक ऑप्शन एंटेरिक फीवर भी रहता है कि जिसमें हाई टेम्परेचर हो, सस्टेन विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, मतलब टेम्परेचर है तो धड़कन बढ़नी चाहिए, लेकिन मोती जरा जो टाइफाइड होता है उसमें फीवर बढ़ने के साथ साथ में धड़कन कमजोर हो जाती है। और रोज स्पॉट्स मिलते हैं इसमें, स्किन पे छोटे छोटे से स्पॉट्स मिलेंगे ऑन अपर थॉरेक्स, मतलब ये छाती है, यहाँ पर छोटे छोटे से दाने जैसे स्पॉट्स मिलते हैं इसमें। आपका जो पेट है वो फूला रहेगा और हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली होगी, मतलब लिवर पे सूजन, देसी भाषा में बोलना, क्योंकि मैं खुद एक छोटी सी जगह से इतना ऊपर आया हूँ आज। तो मैं भी अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसी को यूज़ करता हूँ। उसके बाद में तीसरे हफ्ते पे, पहले हफ्ते पे आपको नॉर्मल सिम्टम रहेंगे, दूसरे हफ्ते पे बड़े सिम्टम, और तीसरे हफ्ते पे आपको क्या होगा, पेशेंट जो होंगे, पेशेंट डिलीरियस विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब कन्फ्यूजन सा रहेगा, दिमाग पे सोच नहीं पाएंगे। प्रोफ्यूज पी सूप डायरिया, ये एक शब्द है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, पी सूप डायरिया होगा इसमें। तो ये तीनों सिम्टम्स हो गए। अब इन चार ही चीज़ों में से अगर आप मतलब नोटिस कर पा रहे हैं, जो गांव में हमारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी क्लिनिशियन है जो देख रहे हैं कि ये सिम्टम्स अगर किसी को हो रहे हैं, तो आपको है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें इन सारे सिम्टम्स पे हो सकती है। पहला आपका मलेरिया हो सकता है, विसरल लीशमेनियासिस हो सकता है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डेंगू फीवर भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म वायरल फीवर होते हैं जो सीजनल होते हैं, और हेपेटो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो सकती है। तो 5 ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, इनके बारे में आपको सोचना है। अब उसके बाद में हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, क्या हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है कि सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी वो क्लिनिकल होगी, मतलब पेशेंट को आपको देख के ही एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ इसको मोती जरा है। अगर आपके पास अलग से आएगा पेशेंट, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो अच्छा क्लिनिशियन होगा, जो क्लिनिकल स्किल्स पर जिसने ज़्यादा फोकस किया होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मोती जरा का ही केस है। और ये जो आपको जो भी स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, ये एनएचएम की साइड से ली गई है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो उसके लिए फिर भी आपको सैंपल, जैसे आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस 5 थी, उनमें सबसे पहले आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो होता है वो मलेरिया पैरासाइट के लिए कराना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन काउंट कराना पड़ेगा, और टीएलसी कराना पड़ेगा, मतलब पूरा सीबीसी कराना पड़ेगा, और प्लेटलेट काउंट कराना पड़ेगा, ठीक है। और विडाल टेस्ट भी आप इसमें करा सकते हैं, जिससे क्या है ना एंटेरिक फीवर, मतलब उसमें ये विडाल टेस्ट से बिल्कुल डायग्नोस्टिक हो जाता है कि हाँ इसमें 1:160 से प्लस पे अगर टाइटर आ रहा है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ सामने वाले को मोती जरा हो गया है, और अब इसके लिए ट्रीटमेंट चालू करना है। तो इसमें ट्रीटमेंट कोर्स में
आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अर्ली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें टू डिक्रीज मोर्टेलिटी। मतलब इस शब्द का आसान शब्दों में मतलब है आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही हफ्ते पे एंटीबायोटिक कोर्स चालू कर देना चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक कोर्स चालू नहीं करेंगे तो आगे और भी समस्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट में आप स्पॉन्जिंग करनी है। स्पॉन्जिंग मतलब क्या होता है, आप पूरे शरीर को थोड़ा ठंडे उससे है ना स्पॉन्जिंग करना है, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो उससे क्या होगा ना, जैसे पट्टी रखना बोलते हैं हमारे गाँव में, क्या बुखार आ रहा है तो सर पे पट्टी रख दो, तो ऐसे पूरे शरीर पे पट्टी रख के उसको निचोड़ के ऐसे करना है। तो उससे क्या होगा, ये नेचुरल तरीके से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद में पैरासीटामोल भी दे सकते हैं आप, ठीक है। उसमें 10 मिलीग्राम पर केजी TDS दे सकते हैं 4 दिन के लिए। और प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया भी दे सकते हैं अगर आपका वो स्लाइड में अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जो आपने पेरिफेरल स्मीयर बनाया है CBC के साथ में कराते हैं वो, मतलब PS फॉर MP, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद में फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक आपको देनी है। उसमें एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, और इसका डोज रहेगा 7.5 मिलीग्राम पर केजी BD इसमें चाहिए। अब 7.5 मिलीग्राम को आपको पेशेंट के बॉडी वेट से इंटू करके उसका डोज एग्जैक्ट निकालना है, और जो 5 से 7 दिन तक आप दे सकते हैं। और इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस इवन इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में, मतलब बहुत सारे ड्रग रेजिस्टेंट भी टाइफाइड होता है, उसमें भी आपको यही यूज़ करना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। अब उसके बाद में अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो मतलब आपको सेकंड लाइन एंटीबायोटिक पर जाना पड़ेगा, जो दूसरा ऑप्शन है जो वाइड, अगर इसमें भी रेजिस्टेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनसे भी रेजिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ओरल अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 25 मिलीग्राम पर केजी TDS फॉर 10 to 14 डेज। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी दे सकते हैं ट्राइमेथोप्रिन और सल्फर मेथोक्सोलोल का, और ये आप ऐसे 10 से 14 दिन तक दे सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं कि चलो आपके पास पेशेंट आया, आपने सारे मतलब स्पॉन्जिंग का ये बता दिया, ट्रीटमेंट भी लिख दिया, फर्स्ट लाइन थेरेपी भी दे दी, सेकेंड लाइन थेरेपी भी दे दी। अब उसके बाद में आप जो PSC पे काम कर रहे हैं या आप एक क्लिनिशियन की तरह काम कर रहे हैं एक रूरल एरिया में, तो और रेफरल क्राइटेरिया क्या है कि आपको हायर सेंटर के लिए पेशेंट को कब रेफर करना है। तो इसका सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर आपका जो फीवर है वो सबसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, विद इन 48 आवर्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब आपने एंटीबायोटिक दे दी, 2 दिन तक आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन को दे दिए, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा, तो आपको रेफर करना है। दूसरा उसका रेफरल क्राइटेरिया है फीबल पल्स, मतलब जो पल्स है वो बहुत धीमी है, सांस बहुत तेजी तेजी से चल रही है, और बेसल क्रेपिटेशन, जब आप स्टेथोस्कोप से लगा के सोच रहे हैं तो आपको क्रेपिटेशन भी सुनने को आ रहे हैं, तब भी आपको उसको रेफर करना है। और जैसे ही आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन आ रही, मतलब आप क्लिनिशियन है गांव के लेवल पे, तो आपको उसको तुरंत रेफर करना है प्रेग्नेंट वुमेन को, और बच्चे को 1 साल से नीचे पे। और अगर किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी आपको उसको रेफर करना है, कि आपको लग रहा है वो डेलीरियम में, उसको टाइम प्लेस पर्सन का ओरिएंटेशन ही नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसको रेफर करना है। तो आप आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। और सबसे पहले आपके पास पेशेंट आएगा, बुखार बताएगा, ये आपको सारी चीज़ें बताएगा कि मुझे ये सिम्टम है, तो आपको एनालाइज करना है, और फिर उसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने हैं, CBC, विडाल, PS फॉर MP, ये सारी चीज़ें आपको करना है। उसके बाद में आपको डायग्नोसिस हो जाएगी कि ये टाइफाइड है, और उसी दौरान में आपको एंटीबायोटिक का कोर्स चालू कर देना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वही है, आपको एंटीबायोटिक पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें। और रेफरल क्राइटेरिया में मैंने आपको बता दिया है, फीवर अगर 48 घंटे के बाद भी कम नहीं हो रहा है, पल्स फीवर है, टेकिपनिया है, क्रेपिटेशन आ रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चा 1 साल से कम है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही रूप से आप अपने प्रोफेशन के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे, और अपने जो पेशेंट हैं उनके साथ भी आप बिल्कुल जस्टिस कर पाएंगे, और उनको मतलब लाभ होगा उस चीज़ का। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।